आज का हमारा टॉपिक है सूचना, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, किसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की परिभाषा क्या है, इंफॉर्मेशन के प्रकार कौन से हैं, इंफॉर्मेशन से अधिगम कैसे होता है, इंफॉर्मेशन के गुण कौन कौन से होते हैं, इन सारी बातों पर अब आज हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना क्लास, इंफॉर्मेशन। सबको दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन सबको? हाँ हाँ, ठीक है। सूचना, इंफॉर्मेशन, इस पे हम आज लंबी वार्ता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूचना का अर्थ, सूचना का अर्थ क्या है। ये 2-3 लाइनों में हमारी सूचना का अर्थ आ गया है। तथ्य, आंकड़े, डेटा आदि को सूचना माना जाता है। जैसे हम नॉर्मल यूज करते हैं, भाई कोई तथ्य हो, कोई आंकड़े हो, डेटा हो, उनको हम सूचना मान लेते हैं। संरचनात्मक सूचना ज्ञान है। ज्ञान है संरचनात्मक, एक व्यवस्थित तरीके से जो सूचना हमें प्रदान की जाती है उसको हम ज्ञान कहते हैं। आंकड़े हैं, आंकड़े हमारे पास आ गए, अव्यवस्थित तरीके से आंकड़े हमारे पास आ गए, असंरचनात्मक तरीके से आंकड़े हमारे पास आ गए, तो हमारे पास आंकड़े हैं। उसको सूचना बनाने के लिए हमें उसका विश्लेषण करना होता है, संश्लेषण करना करता है, और फिर उसका परिणाम निकालना होता है। उसके बाद वो आंकड़े, वो डेटा हमारे लिए सूचना का काम करते हैं। ठीक है, तो संरचनात्मक सूचना क्या हो गई? संरचनात्मक सूचना ज्ञान है। प्रज्ञा, विवेक, बुद्धि, ये जो शब्द हैं जो हमारे, उनका संबंध ज्ञान से है। प्रज्ञा कहो, विवेक कहो, बुद्धि कहो, इनका संबंध किनसे? ज्ञान से। जिनको जितना ज्ञान है उसको हम कह देते हैं कि भाई इसका विवेक बहुत तेज है, इसकी बुद्धि बहुत तेज है। तो इनका संबंध किससे? ज्ञान। सूचना या इतला को, आगे है सूचना या इतला को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इतला उर्दू का शब्द है या और शब्द है कोई। इतला जो है, सूचना कहें, इतला कहें, उसको अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इंफॉर्मेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के इन्फोमेयर से बना है। लैटिन भाषा के इन्फोमेयर से इंफॉर्मेशन शब्द बना है, जिसका मतलब है जानकारी उपलब्ध कराना। जो शाब्दिक अर्थ जब हम देखते हैं तो इन्फेयर का मतलब क्या होगा? इन्फोमेयर का मतलब हो गया कि जानकारी उपलब्ध कराना। इस तरह से इंफॉर्मेशन का मतलब हम क्या निकाल देंगे? अवगत कराने, बतलाने या जताने के लिए कही गई बात सूचना है। अवगत कराने के लिए, बतलाने के लिए, जताने के लिए, किसी भी रूप में हो सकती है। जो हमें कोई बात कही जाती है तो वो क्या है? सूचना है। कितना सुंदर बढ़िया अर्थ है इसका, कि अवगत कराने, बतलाने या जताने के लिए कोई बात कही जाती है तो वो क्या है? वो सूचना है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सूचना का अर्थ हमारी समझ में आ गया। अब हम सूचना की परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो 3-4 परिभाषाएं हम पढ़ेंगे तो हमें सूचना अच्छे से समझ में आ जाएगा। विद्वानों ने सूचना की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है। सबसे पहले नाम आता है जे बेकर का। जे बेकर कहते हैं कि किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, ये जे बेकर का कहना है। एक और देखते हैं हम, हाफमैन। सूचना वक्तव्यों, तथ्यों तथा आकृतियों का संकलन होता है, ये हाफमैन ने कहा है। वक्तव्य, जो भी बातें कही जाती हैं, वक्तव्य जो भी तथ्य हैं हमारे सामने, फैक्ट्स हैं उनको, और जो भी डिजाइन हमारे सामने आ रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको सूचना कहेंगे। इनका संकलन जो होता है वो सूचना है। ये कौन कह रहा है? ये हाफमैन कह रहा है। बेल ने कहा कि सूचना समाचारों, तथ्यों, आंकड़ों, प्रतिवेदनों, अधिनियमों, कर संहिताओं
न्यायिक निर्णयों, प्रस्तावों, इसी तरह की अन्य चीजों से संबंधित होती है। तो ये सारी चीजों को हम सूचना कह सकते हैं, जिसमें समाचार भी आ गया, कोई फैक्ट्स भी आ गया, कोई डेटा भी आ गया, कोई प्रतिवेदन आ गया, कोई अधिनियम, कर संहिताएं आ गई, न्यायिक निर्णय आ गए, जो भी निर्णय होते हैं कोर्ट में, कोई प्रस्ताव आ गया, और इन सब चीजों से को मिला के ना हम क्या कह सकते हैं, इनको हम सूचना कह सकते हैं। तो बेल महोदय ने बड़ी बातें इसमें कुछ और सारी बातें जोड़ दी, लेकिन इन सबको हम सूचना कह सकते हैं। एक और देखते हैं, रोली व टर्नर के अनुसार सूचना वह आंकड़े हैं जो व्यक्तियों के मध्य से प्रेषित हो सके तथा प्रत्येक व्यक्ति उनका प्रयोग कर सके। देखो कितनी अच्छी बात कही है। सूचना वह आंकड़े हैं जो व्यक्तियों के मध्य से प्रेषित हो सके और प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सके, वो सूचना है, वो सूचना है। ताकि ये सूचनाएं व्यक्तियों के मध्य से ही प्रेषित होती है, व्यक्तियों के मध्य से ही निकलती हैं और प्रत्येक व्यक्ति उनका उपयोग कर सकता है, प्रयोग कर सके। ऐसे आंकड़े क्या है, सूचना है। तो ये 3-4 परिभाषाएं हमने पढ़ी और इन परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष क्या निकला, उपरोक्त परिभाषाओं के अवलोकन से यह अर्थ निकलता है कि सूचना एक प्रकार का मानवीय चिंतन है। सूचना क्या है, मानवीय चिंतन। मानव एक चिंतनशील प्राणी है, सीधी सी बात है, हम चिंतनशील प्राणी है, इसलिए हम पशुओं से अलग हैं। हमें बुद्धि है, विवेक है। तो बुद्धि और विवेक का संबंध हमने भी थोड़ी देर पहले किससे बताया था, ज्ञान से बताया था। हमें ज्ञान है, ज्ञान है तो हम चिंतन करते हैं, हम चिंतनशील प्राणी हैं, और यही एक विशेषता है जो हमें पशुओं से अलग करती है। चिंतनशील प्राणी होने के नाते हमारे दिमाग में भिन्न भिन्न तरह के विचार पनपते हैं, और इन्हीं विचारों को, चिंतन के द्वारा जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, इन्हीं विचारों को, इसी चिंतन को सूचना कहा जाता है। हम विचारों से अवगत कराते हैं ना दूसरे व्यक्ति को। तो अभी हमने सूचना का जो शाब्दिक अर्थ पढ़ा है, बतलाना, अवगत कराना, उसको हम सूचना कहेंगे। तो हम अपने विचारों से दूसरे को अवगत कराते हैं, तो विचारों से अवगत कराना क्या हो गया, सूचना हो गया। तो मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, और चिंतनशील प्राणी होने के नाते उसके दिमाग में भिन्न भिन्न तरह के विचार आते हैं। जब वो इन विचारों को व्यक्त कर देता है, तो इस चिंतनपूर्ण विचारों को हम क्या कहेंगे, सूचना कहेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, सूचना की परिभाषा। अब हम बात करते हैं सूचना के प्रकारों की। सूचना के प्रकार, प्रत्यात्मक सूचना, प्रत्यात्मक सूचना, इसके अंतर्गत किसी समस्या के अस्थिर क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले विचार, सिद्धांत व परिकल्पनाएं इत्यादि आती हैं। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसमें, मैं आपको बोल के बता दूं। किसी समस्या के, ये समस्या में मैं आधा रह गया, इस समस्या के अस्थिर क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले विचार, सिद्धांत व परिकल्पना इत्यादि आती हैं। प्रत्यात्मक सूचना में ये सारी चीजें आ जाते हैं। किसी अस्थिर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, तो इसका मतलब जो हम किसी समस्या के समाधान के लिए हम संभावित उसके संभावित हल खोजते हैं, संभावित समाधान खोजते हैं, विचार करते हैं, संभावित सिद्धांत निकल के आते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, प्रत्यात्मक सूचना कहेंगे। दूसरा है अनुभव सिद्ध सूचना। अनुभव से जो सिद्ध करके सूचना हमारे पास आती है, उसको हम अनुभवजन्य या अनुभव सिद्ध सूचना कहते हैं। जैसे हम कोई प्रयोग करके ना कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो अनुभवजन्य या अनुभव सिद्ध सूचना होती है। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला जनित साहित्यिक खोज अथवा शोध हेतु स्वयं के अनुभवों द्वारा प्राप्त आंकड़े आते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने अनुभव से कुछ सूचनाओं को सिद्ध कर दिया है, तो वो अनुभव सिद्ध सूचनाएं होती हैं। किन्हीं आंकड़ों को सिद्ध कर दिया है, तो उन आंकड़ों को अनुभव सिद्ध सूचना कहते हैं। कार्य विधिक सूचना, इस प्रकार की सूचना के अंतर्गत उस विधि को सम्मिलित किया जाता है
जिसके द्वारा शोधकर्ता को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने योग्य बनाया जा सके। इस प्रकार की सूचना के अंतर्गत आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, व्यवहित किए जाते हैं, तब परीक्षण किया जाता है। प्राप्त किया, व्यवहित का मतलब व्यवस्थित करना, व्यवस्थित किए जाते हैं, फिर उनका परीक्षण किया जाता है। ये कार्य विधिक सूचना होती है। उसमें उस विधि को सम्मिलित किया जाता है जिसमें शोधकर्ता को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाया जाता है। शोधकर्ता कोई खोज कर रहा है, कोई सूचना का निर्माण कर रहा है, अपने अनुभव से जो होते हैं ना सूचना को। भाई अभी हमने पढ़ा कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और चिंतन करता है, अपने विचारों से अवगत कराता है, अपने चिंतनपूर्ण विचारों से अवगत कराता है, तो सूचना है। तो इस कार्य विधिक सूचना के द्वारा उसमें उस विधि को सम्मिलित किया जाता है जो उसको और अधिक अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से कार्य करने के योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है। अगली है प्रेरक सूचना। मनुष्य हमेशा से ही प्रेरणाशील रहा है, इसके लिए उसे दो तल प्रभावित करते हैं। दो तल, ये इकट्ठा हो गया, दो तल मतलब दो नीचे के दो लेवल, स्तर। उसे दो तल प्रभावित करते हैं, एक वह स्वयं तथा दूसरा वहां का वातावरण। दो ही तत्व होते हैं, कारक जो होते हैं, दो तल का मतलब दो कारक होते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं प्रेरणाशील रहने के लिए। एक तो वो स्वयं होता है और दूसरा वहां का वातावरण करता है। यदि हम खुद निराश हुए बैठे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है हमारा इतिहास कि मनुष्य ने जो मन में ठान लिया और उसको उसने करके दिखाया है। मनुष्य ने पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया, मनुष्य ने नदियों के मुहाने मोड़ दिए, मनुष्य ने दुनिया भर का निर्माण कर दिया, और जिसमें लग जाता है वो करके छोड़ता है। तो ये तो सिद्ध हो चुका है। तो एक तो वो शुम, अगर शुम किस प्रकार से उस चीज को लेता है, और दूसरा वातावरण। कुछ वातावरण के द्वारा भी हम प्रेरित हो जाते हैं। हम जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ सब लोग वो कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो हम भी अपने आप उनके पीछे पीछे उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। जहाँ नेगेटिव विचारधारा रहती है वहाँ हम कुछ भी नहीं करते, जहाँ पॉजिटिव विचारधारा होती है तो वहाँ हमें भी कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। तो एक दूसरा वातावरण। वातावरण द्वारा मिलने वाली सूचना अधिक प्रभावी होती है तथा यह सूचना सीधी पहुंचती है। इस प्रकार की सूचना को प्रेरक सूचना कहा जाता है। तो वातावरण के द्वारा हमें जो सूचना मिलती है वो सीधी पहुंचती है, अधिक प्रभावी होती है, और इस प्रकार की सूचना को प्रेरक सूचना कहा जाता है। नीति संबंधी सूचना, इसके अंतर्गत निर्णय निर्धारण प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएं आती हैं। इसके अंतर्गत संयुक्त गतिविधियों की परिभाषाएं, उद्देश्य, जिम्मेदारियों का निर्धारण, कार्यों का विकेंद्रीकरण आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। नीति संबंधी निधि निर्धारण से प्रक्रिया संबंधी जो भी सूचना है वो नीति, जैसा कि नाम से ही है। आगे देखते हैं दिशा सूचक सूचना। बिना सहयोग के सामूहिक गतिविधियां प्रभावी तरीके से अग्रसर नहीं हो सकती तथा यह दिशा सूचक सूचना ही है जिसके द्वारा ही सहयोग एवं समन्वय प्राप्त किया जा सकता है। ये कहता है कि दिशा सूचक सूचना जो होती है वह सहयोग तथा समन्वय से ही प्राप्त की जा सकती है। सामाजिक गुणों के आधार पर उत्पन्न होती है दिशा सूचक सूचना। ज्ञान की जिस प्रकार की शाखा होती है वैसी ही सूचना बन जाती है। सूचना कैसी भी हो, कितनी भी महत्वपूर्ण हो, वह तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक कि वह उसके चाहने वाले तक न पहुंच जाए। यह तभी संभव है जब सूचना का संचार उचित तरीके से हो। ये दिशा सूचक सूचना कहलाती है। अब सूचना का जब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक कि वो चाहने वाले के पास प्राप्त नहीं हो जाती। वो गाना सुना है ना आप लोगों ने, जब तक ना पड़े आशिक की नजर दीदार अधूरा रहता है। तो वही बात है। तो इसमें सूचना जब तक उसको प्राप्त नहीं हो जाती जो उसका जिसके लिए आवश्यक है, तो तब तक वो उसका संचार उचित तरीके से नहीं होता और प्रभावी नहीं हो पाती। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
सूचना के अधिगम, संरचनात्मक अधिगम। संरचनात्मक अधिगम, इस अधिगम के अंतर्गत सूचना विश्व की संरचना के अंतर्गत होती है। भौतिक वस्तुओं के मध्य स्थायी संबंधों के रूप में इसे देखा जाता है। ये संरचनात्मक सूचना है कि संरचना, क्या बोलते, कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है किसी चीज का, तो भौतिक वस्तुओं के मध्य स्थायी संबंधों के रूप में इसे देखा जाता है। भाई टूट गया था नेटवर्क बीच में। हाँ सर, भाई दोबारा आया है अभी, है ना। मैं इसको दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, हाँ। संदेश अधिगम, सूचना के गणितीय सिद्धांत से इस अधिगम को काम में लाया जा सकता है, जिससे सूचना को तेजी से ले जाने वाले भौतिक प्रतीकों के रूप में अभिलेखित किया जाता है। एक सूचना कितनी तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य पहुंचे। अर्थ अधिगम, इस अधिगम में एक संदेश की अर्थपूर्ण विषय वस्तु को संचार के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थपूर्ण विषय वस्तु को, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। प्रभाव अधिगम, यह अधिगम कहता है कि सूचना केवल प्रक्रिया के विशेष प्रभाव से घटित होती है या मिलती है। प्रक्रिया के विशेष प्रभाव से घटित होती है तो सूचना को प्रभाव अधिगम कहते हैं। उसके बाद प्रक्रिया अधिगम है। इस अधिगम के सूचना अनुसार एक प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है, जिसमें समस्या तथा महत्वपूर्ण आंकड़े मानव मस्तिष्क में साथ साथ आते हैं, तो प्रक्रिया स्वरूप सूचना उत्पन्न होती है। समस्या और आंकड़े, एक तो हमारे दिमाग में समस्या आई है और समस्या के साथ साथ ही हमने समस्या से संबंधित आंकड़े भी हमारे दिमाग में एकत्र कर लिए, और उनके द्वारा जो प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में होती है, तो उससे विचार पैदा होता है, और उस विचार पैदा होने का को क्या कहते हैं, प्रक्रिया अधिगम कहते हैं। ये जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि ये मत करो, हमारा जीवन का अनुभव है, हमने ऐसे नहीं किया था, आप लोग भी ऐसे मत करो, इसका परिणाम गलत निकलेगा, है ना। तो वो जो कहावतें, लोकोक्तियां जो कह के गए हैं, तो उसमें वो समस्या और तथ्य एक साथ उनके दिमाग में आए और जिनसे वो विचार बना है। तो ये विचार जो है, जो सूचना उत्पन्न होती है, विचार को ही सूचना कह रहे हैं। तो उनके दिमाग में जो प्रक्रिया हुई है, आंकड़ों और समस्या से संबंधित जो प्रक्रिया हुई है, वो सूचना के रूप में उत्पन्न होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सूचनाओं की विशेषताएं, विशेषताओं के आधार पर सूचनाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है स्वाभाविक विशेषता और दूसरा है पाठक निर्भर विशेषताएं। दो तरह की विशेषताएं होगी सूचनाओं की। एक तो स्वाभाविक विशेषता होती है, एक पाठक निर्भर होता है। पाठक मतलब जो पढ़ने वाले, जो प्राप्त करने वाले हैं, उनके आधार पर सूचनाएं की उनके निर्भरता पर होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्वाभाविक विशेषताएं, जिन विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है स्वाभाविक विशेषताओं में, पहली है सारपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण होती हैं। स्वाभाविक विशेषताएं जो होती है वो सारपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होती हैं, जिनका कोई मतलब निकलता है, जिनका कुछ निश्चित उद्देश्य होता है। दूसरा, यह एक समुचित ढांचे में होती है तथा विश्लेषित की जा सकती है। एक व्यवस्थित तरीके से ये हमें प्राप्त होती है और हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, तो उसके तथ्य सही है कि नहीं है, ये हमें पता लग जाता है। ये स्वाभाविक विशेषता है सूचना की। ये सारस्कृत, निष्कर्षित तथा सारांशित होती है, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से शॉर्ट रूप में निष्कर्ष के रूप में हमारे सामने आती है, सार के रूप में, निष्कर्ष के रूप में, सारांश के रूप में हमारे सामने आती है। ये सारस्कृत मतलब सार के रूप में, निष्कर्ष मतलब निष्कर्ष के रूप में, सारांश मतलब सारांश के रूप में
हमारे सामने आती है। यह स्मरण करने अन्य टुकड़ों को एक दूसरे से संबंधित करने या प्रसार करने वाली हो सकती है। तो ये 4 विशेषताएं सूचना की स्वाभाविक विशेषताएं, अब पाठक निर्भर विशेषताएं, यह मूल्यांकनीय व व्याख्यात्मक हो सकती हैं, और दूसरा इसका गलत उपयोग भी किया जा सकता है। पाठक निर्भर विशेषताओं का गलत उपयोग भी किया जा सकता है। इनका मूल्यांकन योग्य और व्याख्यात्मक हो सकती हैं। ये 2 विशेषताएं होती हैं। और ये सूचना के गुण, बस लास्ट में चलते चलते हम सूचना के गुण और देख लेते हैं। सूचना का हम उपयोग करते चले जाएं, यह खत्म नहीं होती। ये नहीं है कि हमने सूचना को उपयोग कर लिया तो खत्म होगी, नहीं। सूचना तो वैसी की वैसी है, हमने इसका उपयोग कर लिया, लेकिन सूचना लगातार बनी हुई है, वो खत्म नहीं होती है। इसमें बहुत सारे लोगों की साझेदारी हो सकती है तथा यह एक साथ किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना प्रयोग में लाई जा सकती है। बहुत से लोगों के विचारों से मिलकर सूचना बनती है, बहुत लोगों की साझेदारी हो सकती है, और बिना किसी का नुकसान किए बहुत से लोग इसका एक साथ उपयोग कर सकते हैं। यह लोकतांत्रिक संसाधन है जिसका उपयोग हर वर्ग किसी भी समय कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके गुण हो गए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका भी सर वो पीछे वाले 2 पेज। हाँ ले लो, इसका मैं याद आ गया मुझे, इसका भी ले लो। इसका भी ले लो। धन्यवाद।